नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि आपको पता है, हमने एक प्रगति बैच है जो कि स्टार्ट किया हुआ है। उसमें इंट्रोडक्शन हुआ है अभी कि किस तरीके से कितने टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें एनसीईआरटी को हम पूरा कवर करेंगे। वो सब डिटेल लगभग 9 से 10 मिनट की वीडियो है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं आज बायोलॉजी के जो हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे इस बैच के अंदर, उन टॉपिकों के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। कि सबसे पहले हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या फिर कोई और काम भी करते हैं तो हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करेंगे, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है। सेम उसी तरीके से हम इसमें भी, पढ़ाई में भी ऐसा ही सिस्टम है। तो उसी तरीके से हम बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक एनसीईआरटी में दे रखे हैं और कौन कौन से टॉपिकों से अधिकतर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिकों को मैंने बायोलॉजी के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश भी की है। और अगर इन जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इन टॉपिकों के अलावा कि अब अगर आपका कोई टॉपिक रह जाता है तो आप उसे भी बता सकते हैं, वो भी मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा, कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीव विज्ञान का परिचय, यानी कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम तो होना भी चाहिए कि सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना हमें बेहद ज़रूरी है। और भी जैसे हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ के बारे में भी हमें जानकारी होना थोड़ी ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी भी, उसके बारे में जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में थोड़ी बहुत। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में जो भी हम भोजन खाते हैं वो किस तरीके से हमें भोजन खाने के बाद में ऊर्जा मिलती है, किस तरीके से भोजन का पाचन होता है, भोजन किन किन माध्यमों से होकर गुजरता है, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे पाचन तंत्र के अंदर। फिर नेक्स्ट रहेगा हमारा श्वसन तंत्र, कि हम सांस लेते हैं वो किस अंग के द्वारा लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं। और जैसे हम सांस फेफड़ों के ज़रिए लेते हैं, सेम उसी तरह और भी जानवर हैं वो किस तरीके से लेते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हम श्वसन तंत्र के ऊपर करेंगे, श्वसन तंत्र वाले टॉपिक में करेंगे। फिर आगे रहेगा परिसंचरण तंत्र, यानी कि परिसंचरण तंत्र की मनुष्य में ब्लड हृदय से होकर कितनी बार गुजरता है, फिर और जानवरों में भी ब्लड कितनी बार गुजरता है हृदय से होकर। और ब्लड के बारे में, ब्लड कितने प्रकार का होता है, ब्लड क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरएच फैक्टर है, ब्लड ग्रुप, इन सभी के ऊपर हम परिसंचरण तंत्र टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा उत्सर्जन तंत्र। हम किस तरीके से चीज़ों को उत्सर्जन करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में हम जैसे भोजन करते हैं तो जितना हम भोजन करते हैं वो पूरा भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होता है जो अवशेष के रूप में हम उसे बाहर त्याग देते हैं, यानी कि और भी चीज़ों में देख लेते हैं। सेम उसी तरह जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है, साफ साफ शब्दों में ऐसा बोला जाए, जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है उसको हम बाहर छोड़ते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं एक तरीके से। उन सभी के ऊपर हम टॉपिक नंबर 5 यानी कि उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट रहेगा भोजन के मुख्य घटक। हमें कौन सा भोजन करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसमें भोजन के मुख्य घटक हैं। आपने पढ़ा होगा 6ठी 7वीं क्लास में कि भोजन के मुख्य घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। इन सभी के ऊपर हम भोजन के मुख्य घटक के अंदर टॉपिक वाले में चर्चा करेंगे। फिर रहेगा मानव हृदय। हमारा हृदय कैसा है, हमारा हृदय कहाँ स्थित है शरीर में, क्या कार्य है उसके, इन सभी के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं उन सभी को मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की इसमें। और
नेक्स्ट रहेगा हमारा कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के अंदर अब हमारा शरीर है, एक तरीके से स्ट्रक्चर ढांचा है हड्डियों का बना हुआ। उसमें ये तो है ही नहीं कि पूरा जो शरीर है किसी एक चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इसमें पूरा कंकाल तंत्र है यानी कि हड्डियों का बना हुआ एक खोखला ढांचा है। फिर उसके अंदर मांसपेशी यानी कि मांस अलग है, फिर त्वचा अलग है। तो इन सभी के ऊपर चर्चा बेहतर तरीके से करेंगे कंकाल तंत्र के टॉपिक के अंदर। अगला रहेगा हमारा मांसपेशी। कंकाल तंत्र के बाद में शरीर के ऊपर जो एक तरीके से मसल्स होती है हमारे शरीर में, उन मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। कितनी मांसपेशियां है, कौन सी मांसपेशी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी का क्या कार्य है, उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे मांसपेशी वाले टॉपिक के अंदर। फिर है तंत्रिका तंत्र, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी में। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तंत्रिका तंत्र यानी कि इसमें हम अध्ययन करेंगे मानव मस्तिष्क का। मानव मस्तिष्क को ही शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है। तो इन सभी के ऊपर मानव मस्तिष्क का क्या क्या कार्य है, कैसे ये कार्य करता है, इसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे तंत्रिका तंत्र के टॉपिक के अंदर। अगला टॉपिक रहेगा हमारा अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में। हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं वो ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उन्हीं हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के अंदर। अगला रहेगा हमारा प्रजनन तंत्र, कि कोई भी जीव होता है वो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन करता है, उसे ही प्रजनन कहते हैं। किस मादा प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र, इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में भी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन पेड़ पौधों में होता है और अधिकतर जीव जंतुओं में भी होता है। उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे हम प्रजनन तंत्र टॉपिक के अंदर। फिर रहेगा कोशिका, जिसे एनसीईआरटी में जीवन की मौलिक इकाई 9th की बुक में शायद 4था या 5वां चैप्टर है, उसमें कोशिका वाला जो टॉपिक है उसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। यानी कि हमारे शरीर की वो सबसे पहली इकाई कौन सी है जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, कोशिका का विभाजन, गुणसूत्र, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे हम कोशिका वाले टॉपिक के अंदर। हमारा अगला टॉपिक रहेगा मानव रोग। एक तरीके से मनुष्य के स्वास्थ्य में जो रुकावट पैदा होती है उसे हम रोग कहते हैं। यानी कि मनुष्य स्वस्थ है, उस स्वस्थ शरीर के अंदर कोई ना कोई रुकावट होगी तो रोग है। कुछ रोग जैसे संक्रामक रोग जो किसी संक्रमण की वजह से होता है, असंक्रामक रोग जो आनुवांशिक रोग, असंक्रामक रोग वो होते हैं जैसे किसी के बिना संपर्क में आए हुए भी फैल जाते हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारी, ये एक असंक्रामक रोग की उसमें आती है श्रेणी में। आनुवांशिक रोग, कुछ से रोग ऐसे होते हैं आपने देखा होगा जो कि जन्म से ही होते हैं, जैसे कि जो लक्षण माता पिता में होते हैं वो ही रोग आपको उनमें होने वाली प्रजाति यानी कि जीव उसमें बच्चों में मिलते हैं अधिकतर। आपने देखा होगा कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि जो किसी को काला रंग है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, नीला, हरा, ऐसे रंग होते हैं उनको वो पहचानने में असमर्थ रहता है, यानी कि वो आनुवांशिक रोग है एक तरीके से, जिसे वर्णांधता भी बोला जाता है। इन सभी के ऊपर हम मानव रोग में चर्चा करेंगे। फिर रहेगा हमारा आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। यहाँ से लगभग बोटनी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। आनुवांशिकी अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से, आपने मेंडल का नाम सुना होगा कि उन्होंने किस तरीके से मटर के पौधे के ऊपर रिसर्च किया, उन सभी के ऊपर डिटेल में हम आनुवांशिक वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला रहेगा बोटनी वाला पार्ट वर्गीकरण। इसके अंदर हम पादप वर्गीकरण और जंतु वर्गीकरण दोनों को पढ़ने वाले हैं। पादप वर्गीकरण में आपने नाम सुना होगा या पढ़ा भी होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, इन सभी के ऊपर हम जंतु वर्गीकरण के अंदर पढ़ेंगे। पादप
पादप वर्गीकरण के अंदर पढ़ेंगे। और जंतु वर्गीकरण के हम पढ़ेंगे, जैसे मोलस्का संघ में कौन आता है, एनेलिडा संघ में कौन आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में कौन आता है, उभयचर में कौन आता है, एबीज संघ में कौन शामिल है। इन सभी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे हम जंतु वर्गीकरण के ऊपर। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारा पादप हार्मोन। जो मनुष्य के हार्मोन होते हैं, हार्मोनों की वजह से उसकी हमारे शरीर में जैसे जो जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सब हार्मोनों की वजह से ही चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेम उसी तरह जिस तरीके से मनुष्य में हार्मोनों की वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधों में भी हार्मोन की वजह से ही चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी पौधा होता है, उसकी पत्तियां पहले ही झड़ जाती है, किसी की लेट झड़ती है, किसी में कौन सा रोग हो जाता है, किसी में क्या हो जाता है। इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे पादप हार्मोन वाले टॉपिक में। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारा पादप आकार की, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादप आकार की के अंदर हम पढ़ेंगे पौधे की जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, बीज है, फल है। इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे पादप आकार के वाले टॉपिक में। फिर हमारा अगला टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट, इसके अलावा विज्ञान में जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आप भी बताना कमेंट करके, वो मैं इसके अंदर महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंदर उसको मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा और पढ़ाऊँगा भी। तो इस तरीके से हमारा ये सिलेबस रहा है बायोलॉजी का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो चलिए हम कल स्टार्ट करेंगे कि जीव विज्ञान का परिचय, यानी कि बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया, कब दिया, इसके अंदर कौन कौन सी शाखाएं हैं, इन सभी के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। यानी कि जीव विज्ञान का परिचय हमारा पहला टॉपिक रहेगा। और मेरे दोस्त, इस बैच में आपको एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में आपको फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊँगा और केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊँगा। आपको इसलिए मेरे साथ कंटिन्यूटी के साथ में आपको जुड़ना है, किसी प्रकार की वो नहीं करनी है। और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूरी चीज़ें एक एक क्लास वो पढ़ा दूंगा मेरे दोस्त, जो आपने शायद किसी टीचर का अगर पेड कोर्स भी लिया होगा तो उसमें भी नहीं पढ़ा होगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करा दूंगा मैं, बशर्ते मेरे साथ आपको जुड़ना होगा और डेली कंटिन्यूटी के साथ में आपको क्लासेस करनी होगी। आप इनके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। मैं एक भी लाइन ऐसे नहीं है कि जो लाइन मैंने मुंह से बोली है वो मैंने बोर्ड पर ना लिखी हो। मैं जो भी बोलूँगा एनसीईआरटी की एक एक लाइन, उसको मैं पूरी को बोर्ड पर लिखूँगा। आप चाहे तो अपने नोट्स खुद स्वयं बनाए अच्छे तरीके से, और उसमें किसी भी प्रकार की वो नहीं होगी फिर, क्योंकि सेल्फ नोट्स होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जो अपन खुद लिखते हैं वो अच्छे होते हैं, बाद में रिवीजन करने के लिए भी उनको अच्छे तरीके से सही रहते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी ऐसा लगे कि सर ये समझ में नहीं आया भैया मुझे, तो आप, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है रेलवे एग्ज़ाम। आप इसे सर्च करते हैं, आप इसे टेलीग्राम पर सर्च करते हैं, सर्च कर सकते हैं रेलवे एग्ज़ाम। रेलवे एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसे आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम, अगर सर्च करने पर आपको ये टेलीग्राम नहीं मिलता है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आपके जो भी डाउट है, साइंस हो, साइंस के अलावा भी अगर आपके मैथ में, रीजनिंग में या फिर और अन्य सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप इसे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। आपका सॉल्यूशन आपको कुछ मिनटों के बाद में आपको ज़रूर मिलेगा। आशा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरीके से प्यार और सपोर्ट करेंगे
उसी तरीके से मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी साइंस पढ़ाऊँगा। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, यानी कि कल जीव विज्ञान के परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, जय हिंद।